नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसेट टीवी। सुबह के 9 बज चुके हैं और आपके मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के साथ साथ खबरों का ब्रेकफास्ट भी जरूरी है, इसलिए टॉप न्यूज लेकर हाजिर हैं हम। अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे देश दुनिया से जुड़ी हर वो खबर जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो जुड़े रहिए अगले आधे घंटे और टॉप न्यूज में शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। झारखंड में सरकार बचाने की कवायद, रांची से रायपुर शिफ्ट हुए यूपीए के 32 से ज्यादा विधायक। अब सभी की निगाहें राज्यपाल रमेश बैस पर टिकी। 2047 तक भारत को उच्च आय वाला देश बनाने का लक्ष्य, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने जारी किया प्रतिस्पर्धी रोडमैप। तेज विकास के लिए समयबद्ध तरीके से साझा प्रयास पर जोर। रूस के पूर्व राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव का निधन, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जताया गहरा शोक। शांति के साथ शीत युद्ध खत्म कराने के लिए 1990 में मिला था नोबेल शांति पुरस्कार। एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से। टीम इंडिया की नजरें सुपर 4 में जगह बनाने पर। बांग्लादेश को 7 विकेट से हराकर सुपर 4 में फिलहाल अफगानिस्तान। और देश भर में गणेश उत्सव की शुरुआत, हर तरफ गणपति बाप्पा की गूंज, घर घर विराजे गणपति। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी बधाई। और अब खबरें विस्तार से। झारखंड में जारी राजनीतिक संकट के बीच राज्य में सत्ताधारी पार्टी के 32 से ज्यादा यूपीए विधायक प्राइवेट विमान से रायपुर पहुंचे। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि विधायकों को रायपुर भेजना राजनीतिक कवायद का ही हिस्सा है। विधायक 2 दिन रायपुर में रहेंगे। विधायकों को रायपुर के मेफेयर गोल्फ रिजॉर्ट में ठहराया गया है। अब सभी की निगाहें राज्यपाल रमेश बैस पर टिकी हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ लाभ के पद संबंधी मामले में अधिसूचना जारी करने के बारे में निर्णय लेना है। इस बीच राज्य सरकार ने 50 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। इनमें 30 जेएमएम, 18 कांग्रेस, 1 आरजेडी और 1 सीपीआई एमएल से है। झारखंड विधानसभा में 21 सदस्य हैं। विपक्ष में कुल 31 विधायक हैं, जिनमें 26 बीजेपी और 2 एजेएसयू, 2 स्वतंत्र विधायक और 1 एनसीपी से संबद्ध है। और इस खबर पर विस्तार से बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार समीरात्मज मिश्र। समीरात्मज, स्वागत है आपका। सर, समझना चाहेंगे जिस तरीके से झारखंड का सियासी घटनाक्रम है, ऐसे में राज्यपाल पर निगाहें टिकी हैं और अब लाभ की पद के मामले में हेमंत सोरेन के साथ की यदि हम बात करें तो आगे की जो झारखंड की राजनीति है वो किस तरीके से मोड़ ले सकती है? जी, अब इस घटना के बाद जैसे कि जब इनको अयोग्य घोषित किया है चुनाव आयोग ने, तो उसके बाद से ही राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। जी, 27 तारीख को अपने विधायकों के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खूंटी चले गए थे और तभी से ये लग रहा था कि इन विधायकों को कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। तो जो यूपीए के करीब 40 विधायक हैं, उनको रायपुर के मेफेयर रिसोर्ट में ठहराया गया है। बताया तो जा रहा है कि ये 2 दिन के लिए रिसोर्ट बुक किए गए हैं और लेकिन आगे कब तक ये रहेंगे इसके बारे में किसी तरह की जानकारी नहीं है। इस बीच ये भी बात सामने आ रही है कि 1 सितंबर को यानी कल कैबिनेट की बैठक शायद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करने वाले हैं। और अगर कैबिनेट की बैठक होती है तो निश्चित तौर पर ये विधायक यहाँ आएंगे। लेकिन इन सब के बीच बात यही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हटना होगा क्योंकि उनकी सदस्यता चली गई है। तो अब वो मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी और को देते हैं, गठबंधन में कोई सहयोगी बनता है, या फिर ये अपने ही पार्टी के किसी व्यक्ति को बनाते हैं। किस तरह से ये बदलेगा राजनीतिक घटनाक्रम? और जैसा कि आपने कहा कि सबकी निगाहें राज्यपाल पर है, तो निश्चित तौर पर अगर बीजेपी भी इस बीच में अगर दावा करती है, क्योंकि उसके पास भी 25 विधायक हैं, और लेकिन यह है कि उसको समर्थन जुटाने के लिए 81 सदस्यीय विधानसभा में कम से कम 41 विधायकों का समर्थन चाहिए। तो ये 16-17 विधायकों का समर्थन वो कैसे जुटा पाएगी, ये भी अपने आप में एक सवाल है। लेकिन महाराष्ट्र का जो घटनाक्रम रहा, पिछले कई और राज्यों में इस तरह के जो घटनाक्रम रहे जिसमें कि मौजूदा सरकार को पलट करके और दूसरी सरकार बनी, तो उसको देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गठबंधन के जो दूसरे सहयोगी हैं
कांग्रेस पार्टी और आरजेडी, ये सारे लोग भी बहुत सतर्क हैं और संभवतः इसी वजह से विधायकों को एक साथ रखने की कवायद शुरू की गई है और उनको रायपुर भेजा गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रायपुर में कांग्रेस पार्टी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल यूपीए के उन विधायकों से मिलने भी गए थे। जी बिल्कुल। तो इस वजह से उन लोगों को रायपुर शिफ्ट कराया गया है कि शायद वहां। बहुत बहुत धन्यवाद समिता मिश्र इस तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, जो कवायद है वो सरकार बचाने की कवायद है। शायद यही वजह है कि हेमंत सोरेन अपने सभी विधायकों के साथ छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक रिजॉर्ट में है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने दिल्ली में देश की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने तक की प्रतिस्पर्धात्मक रूपरेखा जारी की। परिषद के चेयरमैन डॉक्टर विवेक देबरॉय ने कॉम्पिटिटिवनेस रोडमैप फॉर इंडिया @100 जारी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 2047 तक का 20,000 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा, बशर्ते अगले 25 वर्षों में औसत वार्षिक वृद्धि 7 से 7.5% रहे। 2047 तक भारत भी उच्च मानव विकास श्रेणी के देशों में शामिल हो जाएगा। इस रूपरेखा में 2047 तक भारत को समृद्ध देश बनने के लिए आर्थिक पहलुओं के महत्व को दिखाया गया है। साथ ही इसकी दिशा में क्या करने की आवश्यकता है, इस पर भी जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि खपत, निवेश, सरकारी व्यय और शुद्ध निर्यात आर्थिक वृद्धि के संचालक हैं। उन्होंने कहा कि 2014 से सरकार आकांक्षात्मक जिला कार्यक्रम और उज्ज्वला जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से असमानता को दूर करने के लिए कई कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। रोजगार के प्रतिस्पर्धी अवसरों के सृजन करने को बढ़ावा देने की बात भी इसमें कही गई है। भिन्न भिन्न मंत्रालयों में व्यापक समन्वय कैसे स्थापित किया जाए, इसकी भी कोशिश की गई है। इसमें उन लोगों ने बहुत जो महत्वपूर्ण आइडिया दिए हैं, जैसे उन्होंने कहा है कि हमारे जो सरकार के जो डिपार्टमेंट हैं उनमें उनका जो कोऑर्डिनेशन है उसको किस तरीके से और उसमें मतलब सुधार लाना चाहिए। उन्होंने जुडिशियल रिफॉर्म की बात की है। ऐसे बहुत सारे सुझाव दिए हैं, तो उनका हम लोग देखेंगे। तो 2047 तक भारत को विकास के पथ पर कैसे आगे ले जाना है, इसके रोड मैप का लक्ष्य रखा गया है। इसके जरिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने आज तक किसी भी देश पर आक्रमण नहीं किया है और न ही किसी देश की 1 इंच जमीन पर कब्जा किया है, लेकिन अगर किसी ने हमारी संप्रभुता, एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। रक्षा मंत्री ने उदयपुर में कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत एक मजबूत, विश्वासी और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में बदल रहा है, जो किसी भी तरह के खतरों और चुनौतियों से निपटने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 साल के दौरान सरकार के कदमों से सशस्त्र सेनाओं में नया आत्मविश्वास आया है। भारत का इतिहास रहा है। भारत के इतिहास के पन्नों को पलटकर कोई देखे, मेरे बहनों भाइयों, भारत ने आज तक दुनिया के किसी देश पर न तो कभी आक्रमण किया है और न दुनिया के किसी देश के 1 इंच जमीन पर भारत ने कभी कब्जा किया है। यह भारतवासियों का चरित्र है। लेकिन भारत की ओर आंख उठाकर बुरी नजरों से देखने की किसी ने कोशिश की तो भारत ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस के मुख्यालय में अधिकारियों के साथ कल एक महत्वपूर्ण बैठक की। गृह मंत्री ने दिल्ली पुलिस की भविष्य की कार्य योजना एक्शन प्लान 2024 को लेकर दिए गए दिशा निर्देशों पर हुई प्रगति का जायजा लिया। साथ ही आगामी G20 समिट को लेकर सुरक्षा प्रबंधों और कार्य योजना की भी समीक्षा की। उन्होंने दिल्ली में 6 साल से अधिक की सजा वाले सभी अपराधों में फोरेंसिक जांच अनिवार्य करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गंभीर प्रकृति के अपराधों में पुलिस को कानूनी जांच के बाद ही चार्जशीट दाखिल करनी चाहिए। इसके अलावा अमित शाह ने दिल्ली पुलिस वार्डों और राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया। इस दौरान पहलवान मोहित ग्रेवाल, तुलिका मान समेत कई एथलीट्स मौजूद रहे। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े 9 में से 8 केस बंद करने का आदेश दिया है। इन सभी मामलों से जुड़ी कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित थी।
चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने कहा कि इतना समय गुजर जाने के बाद इन मामलों पर सुनवाई करने का कोई मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात दंगों से जुड़े 9 में से 8 केस में निचली अदालतें फैसला सुना चुकी हैं। नारोदा गांव से जुड़े मामलों की सुनवाई अभी जारी है। ऐसी स्थिति में इससे जुड़े किसी भी केस पर अलग से सुनवाई करने की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद सहित केंद्र शासित प्रदेश के 64 से अधिक वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने गुलाम नबी आजाद के समर्थन में पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेज दिया है। ताराचंद के अलावा पूर्व मंत्री अब्दुल मजीद वानी, मनोहर लाल शर्मा, घारू राम और विधायक बलवान सिंह सहित कई नेताओं ने पार्टी से इस्तीफे की घोषणा की। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस में करीब 5 दशक से चल रही पारी को शुक्रवार को समाप्त करने की घोषणा की थी। गुलाम नबी आजाद के समर्थन में पहले ही पूर्व मंत्री और विधायकों सहित करीब 1 दर्जन प्रमुख कांग्रेस नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। पुलिस के मुताबिक सुरक्षा बलों ने शोपियां के नागबल इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया था। अभियान के दौरान मुठभेड़ शुरू हो गई, जिसमें सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। मारे गए आतंकवादी प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच घंटों चली बहस के बाद केरल विधानसभा ने लोकायुक्त संशोधन विधेयक को पारित कर दिया। इस विधेयक में लोकायुक्त की रिपोर्ट पर कार्यपालिका को अपीलीय प्राधिकारी बनाने का प्रावधान है। विधेयक पर मतदान से पहले विपक्षी यूडीएफ ने कार्यवाही का बहिष्कार किया। विपक्ष का कहना है कि वो सरकार की ओर से भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी को खत्म करने और कमजोर करने के प्रयास का समर्थन नहीं कर सकते। मध्य केरल में मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। वहीं सड़कों में डूब जाने की वजह से यातायात भी प्रभावित हुआ है। मध्य रेल के पहाड़ी क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण कई नदियों के जलस्तर में इजाफा हुआ है। साथ ही तटीय आलाप्पुझा जिले के कुट्टानाड में नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। जलमग्न क्षेत्रों में शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का दौर जारी रहने की चेतावनी जारी की है। प्रभावित इलाकों के लोगों को सतर्क कर दिया गया है। किसी भी आपात स्थिति में उन्हें निकालने की पूरी तैयारी है। केरल में 10 दिन के ओणम उत्सव की शुरुआत से पहले त्रिपुनिथुरा में भारी बारिश और जलभराव के कारण अठाचमयम समारोह में देरी हुई। वहीं कर्नाटक में भी भारी बारिश का दौर जारी है। कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग ने 13 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के कई जिलों में बारिश की वजह से स्कूलों की छुट्टी दे दी गई है। राज्य के कई भागों में भारी बारिश की वजह से नदी तालाब उफान पर हैं। पेड़ गिरने से संपत्ति का नुकसान, बिजली की कटौती की घटना सामने आई है। पानी भर जाने की वजह से कई फसलों और घरों को नुकसान पहुंचा है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कल बारिश प्रभावित इलाकों का दौरा किया। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से उत्तर प्रदेश में नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। गंगा पूरे उफान पर है। ऐसे में लोगों को अब डर सताने लगा है। शिव की नगरी काशी में गंगा का रौद्र रूप जारी है। यहां गंगा का जलस्तर साल 2013 के रिकॉर्ड 72.63 मीटर के करीब पहुंच गया है। गंगा का पानी अब घाट की सीढ़ियों से ऊपर आकर सड़कों पर बहने लगा है। ऐसे में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। पानी जैसे जैसे बढ़ रहा है, लोगों को घर खाली करना पड़ रहे हैं। हालात यह है कि लाली घाट सहित कई घाट जलमग्न हो गए हैं। वहीं प्रयागराज में भी गंगा का जलस्तर अब धीरे धीरे घटने लगा है। हालांकि गंगा यमुना का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से ऊपर है। निचले इलाकों से पानी घटने लगा है। हालांकि बीमारी का खतरा अभी भी बना हुआ है। मिर्जापुर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से शहर के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पानी लोगों के घरों में घुस गया है। पटना में गंगा नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी के कारण प्रमुख घाट डूब गए हैं। यहां पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। पिछले 24 घंटे में ही गंगा के जलस्तर में 12 से 16 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई है।
हाथीदह में गंगा खतरे के निशान से 57 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। ऐसे में बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। लोगों से गंगा में नहीं जाने की अपील भी की गई है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए तटबंधों और सुरक्षा दीवारों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। गंगा में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम गश्त कर रही है। इसी के साथ टॉप न्यूज में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों की और बताएंगे आपको खेल समाचार भी। बने रहिए हमारे साथ। यात्रा एक महान शासन तंत्र की कथा, गुरु कौटिल्य और मौर्य साम्राज्य की। जानेंगे प्रशासन, व्यापार, राजस्व और गुप्तचरी के राज। इतिहास गुरुवार रात 9:30 बजे सिर्फ संसद टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। और टॉप न्यूज में अंतर्राष्ट्रीय खबरों से पहले नजर डालते हैं टॉप 10 हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही के लिए जीडीपी के आंकड़े आज शाम जारी करेगा। वित्त मंत्रालय का अनुमान है कि इस तिमाही में अर्थव्यवस्था में लगभग 15.6% की वृद्धि होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान G20 की चौथी शिक्षा कार्य समूह की बैठक और शिक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए इंडोनेशिया के बाली पहुंचे। बैठक के पहले दिन उन्होंने ब्राजील के अपने समकक्ष से मुलाकात की। केंद्र ने आंध्र प्रदेश में एक औषधि पार्क की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। ऐसे पार्क को बढ़ावा देने की औषधि विभाग की योजना के तहत 1000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके तेलंगाना के समकक्ष के चंद्रशेखर राव के बीच प्रस्तावित बैठक की राजनीतिक संभावनाओं को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। चंद्रशेखर राव के आज पहुंचने का कार्यक्रम है। कांग्रेस छोड़ने के बाद गुलाम नबी आजाद 4 सितंबर को जम्मू में अपनी पहली रैली करने जा रहे हैं और इसी दिन पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी राष्ट्रीय राजधानी में महंगाई पर हल्ला बोल कार्यक्रम करने वाले हैं। हवाई यात्रियों के लिए एक राहत भरी खबर है। घरेलू हवाई किराए पर लगाई गई सीमा लगभग 27 महीने के अंतराल के बाद आज से हटा ली जाएगी। 100 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार मामले में विशेष पीएमएलए कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की न्यायिक हिरासत 14 दिन तक के लिए बढ़ा दी है। अब वो 13 सितंबर तक हिरासत में रहेंगे। गुजरात में आम आदमी पार्टी का आज से घर घर अभियान की शुरुआत होने जा रही है। केजरीवाल ने गुजरात की जनता से कई वादे किए। इन्हीं वादों को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अब लोगों के बीच जाएंगे और उन्हें इसके बारे में बताएंगे। सरकार ने ई कॉमर्स मंचों पर व्यक्तिगत वजन और माप मशीन बेचने वाले 63 विनिर्माताओं, आयातकों और विक्रेताओं को नोटिस जारी किया है। नोटिस में पूछा गया है कि क्या उन्होंने सभी नियामकीय मानदंडों का अनुपालन किया है। जम्मू कश्मीर में बनिहाल कटरा रेलवे लिंक पर 2 स्टेशन को जोड़ने वाली 111 किलोमीटर निर्माणाधीन रेलवे मार्ग में 9.8 किलोमीटर लंबी सुरंग का काम पूरा हो गया है। और अब नजर अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर हैं। वो 14वीं भारत संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त आयोग की बैठक और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान के साथ तीसरी भारत संयुक्त अरब अमीरात रणनीतिक वार्ता की अध्यक्षता करेंगे। 3 दिन की यात्रा के दौरान एस जयशंकर संयुक्त अरब अमीरात के अन्य गणमान्य व्यक्तियों से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इन बैठकों में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की जाएगी। साथ ही मंत्रालय ने कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच उच्च स्तरीय वार्ता नियमित रूप से होती रहती है। सोवियत संघ के पूर्व राष्ट्रपति
सोवियत संघ के पूर्व राष्ट्रपति और शीत युद्ध को समाप्त करने वाले मिखाइल गोर्बाचेव अब हमारे बीच नहीं रहे। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। 91 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। मिखाइल गोर्बाचेव यूनाइटेड यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के अंतिम नेता थे, जो नागरिकों को स्वतंत्रता देकर लोकतांत्रिक सिद्धांतों की तर्ज पर कम्युनिस्ट शासन में सुधार करना चाहते थे। 1989 में जब साम्यवादी पूर्वी यूरोप के सोवियत संघ में लोकतंत्र समर्थक विरोध प्रदर्शन तेज हो गए थे, तो भी गोर्बाचेव ने बल प्रयोग करने से परहेज किया था। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए वर्ष 1990 में मिखाइल गोर्बाचेव को नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। राष्ट्रपति पुतिन ने उनके निधन पर गहरा दुख जताया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा अपने महत्वाकांक्षी नए चंद्र रॉकेट के सफल प्रक्षेपण के लिए फिर से प्रयास करने जा रहा है। इसके लिए उसने शनिवार 3 सितंबर का दिन तय किया है। इससे पहले चंद्र रॉकेट के प्रक्षेपण की अंतिम तैयारियों के दौरान ईंधन के रिसाव और फिर एक इंजन में खामी आने की वजह से इसके सोमवार को निर्धारित प्रक्षेपण को टालना पड़ा था। और अब बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान में आई भीषण बाढ़ में मरने वालों की तादाद बढ़कर 1136 हो गई है। सरकार ने विनाशकारी बाढ़ से निपटने के लिए एक नोडल आपदा एजेंसी का गठन किया है। बाढ़ के चलते देश में करीब 3 करोड़ 3 लाख लोग विस्थापित हो गए हैं। भीषण आपदा का सामना करने में मुश्किलों से जूझ रहे पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मदद मांगी है। देश में आर्थिक संकट के बीच प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार की अपील के बाद अंतर्राष्ट्रीय सहायता पहुंचने लगी है। कनाडा ने 50 लाख अमेरिकी डॉलर की पाकिस्तान को सहायता देने की घोषणा की है, तो वहीं चीन सरकार ने पाकिस्तान सरकार को 10 करोड़ युआन देने का वादा किया है। और पाकिस्तान के बाद अब बात श्रीलंका की। भीषण आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका के राष्ट्रपति और वित्त मंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने अंतरिम बजट पेश किया। रानिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंकाई संसद को बताया कि आईएमएफ के साथ एक संभावित राहत पैकेज पर बातचीत अंतिम चरण में है और इस पर जल्द ही फैसला हो जाएगा। इस बजट का उद्देश्य सबसे कठिन आर्थिक संकट का सामना कर रहे देश के लोगों की आय को बढ़ाना और उन्हें राहत प्रदान करना है। वित्त मंत्रालय का भी प्रभार संभाल रहे राष्ट्रपति विक्रमसिंघे ने संसद को बताया कि अंतरिम बजट देश में अब तक मौजूद आर्थिक रचना में बदलाव की नींव रखेगा। अंतरिम बजट में आयकर, वैट, दूरसंचार कर और सट्टेबाजी और गेमिंग कर से संबंधित कई सुधार पेश किए गए हैं। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद अब नजर डालते हैं बिजनेस से जुड़ी प्रमुख खबरों पर बिजनेस बज़ के जरिए। भारत के डेटा केंद्र उद्योग का आकार करीब 5.6 अरब डॉलर मूल्य का है और वर्ष 2025 तक देश भर में 45 से अधिक नए केंद्र खोले जाएंगे। एनारॉक और बिंडस्वेंगर की एक रिपोर्ट में यह अनुमान जताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में इस समय 138 डेटा केंद्र कार्य कर रहे हैं, जो करीब 1.1 करोड़ वर्ग फुट क्षेत्र में फैले हैं। इनकी 37 मेगावाट की मौजूदा आईटी क्षमता का 57% सिर्फ मुंबई और चेन्नई शहरों में ही है। भारत में डेटा केंद्र विस्फोट पर एक नजर। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले 3 साल में 1.3 करोड़ वर्ग फुट आकार और 1105 मेगावाट आईटी क्षमता वाले 45 डेटा केंद्र देश भर में खुलने वाले हैं। महामारी के जोखिम के बीच मांग में बढ़ोतरी से इसे समर्थन मिल रहा है। और आइए अब नजर डालते हैं खेल जगत से जुड़ी हुई खास खबरों पर। एशिया कप के चौथे मुकाबले में आज भारत और हांगकांग की टीम आमने सामने होगी। टीम इंडिया ने अपना पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेट से जीता था। अब उसकी निगाहें लगातार दूसरा मैच जीतकर सुपर 4 स्टेज में पहुंचने पर है। वहीं क्वालिफायर जीत कर आई हांगकांग की टीम अपना पहला मैच खेलने उतरेगी। दोनों टीमें ग्रुप ए का ही हिस्सा हैं। इससे पहले एशिया कप के तीसरा मैच अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेला गया। शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में
ग्रुप बी के बीच मुकाबले में अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हरा दिया और सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर लिया। बांग्लादेश के लिए मुसद्देक हुसैन ने सर्वाधिक नाबाद 48 रन बनाए। अफगानिस्तान के लिए मुजीबुर रहमान और राशिद खान ने 3-3 विकेट लिए। अफगानिस्तान के लिए इब्राहिम जॉर्दान ने नाबाद 42 और नजीबुल्लाह जादरान ने नाबाद 43 रन बनाए। अफगानिस्तान ने अपने पहले मुकाबले में श्रीलंका को 8 विकेट से मात दी थी। और अब बात गणेश उत्सव की। आज से देश भर में गणेश चतुर्थी का पर्व आज मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस मौके पर देशवासियों को बधाई दी है। गणेश उत्सव के लिए उत्साह हमेशा से ही भक्तों के बीच रहता है और इस बार यह त्योहार और भी ज्यादा खास है क्योंकि करीब बीते 2 सालों से कोरोना के चलते त्योहार की धूम कुछ कम थी। ऐसे में इस बार लोगों में इसके लिए भरपूर जोश और उत्साह है। आज घर घर में गणपति बाप्पा की प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। पूरे हर्षोल्लास के साथ गणपति बाबा विराजमान होंगे। भारत का प्रमुख त्योहार है गणेश चतुर्थी। देश के विभिन्न भागों में गणेश उत्सव की धूम। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की अलग ही रौनक है। पुराणों के अनुसार इस दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था। और संसद टीवी भी आप सभी दर्शकों को गणेश उत्सव की शुभकामनाएं देता है। और जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास के साथ, यानी कि 31 अगस्त की तारीख इतिहास में किन खास घटनाओं के साथ दर्ज है, इसे आप देखिए। मुझे दीजिए इजाजत। टॉप न्यूज जरूर देखिएगा सोमवार से शनिवार सुबह 9 बजे संसद टीवी पर। तब तक के लिए नमस्कार। 31 अगस्त वर्ष 1962 में त्रिनिदाद और टोबैगो ब्रिटिश राज से स्वतंत्र हुआ। यह देश कैरिबियाई सागर में स्थित द्वीपों से बना एक देश है। इसकी राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन है। यह देश 2 मुख्य द्वीपों त्रिनिदाद और टोबैगो से मिलकर बना है। ब्रिटेन से पहले यह देश स्पेनिश साम्राज्य के अधीन था। वर्ष 1976 में यह गणराज्य बना। वर्ष 1802 में इसे स्पेन ने एमियंस की संधि के तहत ब्रिटेन को सौंपा था। 31 अगस्त वर्ष 1991 में किर्गिस्तान सोवियत संघ से आजाद हुआ। किर्गिस्तान ने रिपब्लिक ऑफ द स्टेट इंडिपेंडेंस ऑफ किर्गिस्तान कानून बनाया, जिसके बाद किर्गिज गणराज्य को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया था। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। यह मध्य एशिया में स्थित एक देश है। उत्तर में कजाकिस्तान, पश्चिम में उज्बेकिस्तान, दक्षिण पश्चिम में ताजिकिस्तान और पूर्व में चीन इसके पड़ोसी देश हैं।